Good morning, everyone. Once again, we are coming to introduce a new types of the question which are asked by the is asked in the CBSE model paper 2020. And in the last few videos, we already discussed the different important questions uh, related to the business studies. So now in this video, let's we discussed and revise few of the important questions uh, related to the business studies, and this question is also asked in the CBSE sample paper 2020 which are issued on 9 October 2020. So let's we start the question number 21. The question number 21 says that asked that identify the level of management, यानी आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है. एंड कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. Whose basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activity of different departments according to the overall objective of the organization. यानी आपको ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसका जो बेसिक टास्क होता है वो होता है इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट से. लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा कि ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो किसका काम होता है? मिडिल लेवल का. बट इसके बाद की लाइन जो है वो डिसाइड करेगी कि इट इज रिलेटेड टू द मिडिल लेवल और टॉप लेवल. नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में आता है. दैट्स वाई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट कराता है तो इट इज़ एन वर्क एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? टॉप लेवल के थ्रू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी कह सकते हो प्लान्स बने, जो भी प्रोसीजर्स बने, उसको फॉलो अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्क करते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड. आपको इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. द टू फंक्शन इज, द फर्स्ट वन इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पहला काम होता है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, किस बेसिस पे? ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में. और दूसरा होता है इसका फंक्शन टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर अचीवमेंट. यानी एक बिजनेस के ओवरऑल गोल को और स्ट्रेटजी को डिसाइड करना भी काम किसका होता है? टॉप लेवल का होता है. उसी तरह से लिएशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कवर की जाती हैं. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड क्लासीफाइंग देम एज अ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग. अब ये इतना इजी क्वेश्चन है और उसमें भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में आप लोगों ने काफ़ी इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं. सिंपल सी बात है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है. और ऑफ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है? ये ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है. पहला तो सिंपल सा 1 मार्क्स का आंसर तो यही हो गया. अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? यू नो वेरी वेल. जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ के साथ या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर लेते हैं और अपने यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हों उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करते हैं? भेजते हैं इंटर्नशिप पे. जैसे कि अगर हम सबसे पॉपुलर प्रोफेशन का है अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट का, दैट इज़ एन चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी यू नो वेरी वेल कि एक सर्टेन स्टेप क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट को या जो भी सीए फाइनल में अपीयर होने वाला है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर क्या करना पड़ता है? इंटर्नशिप लेनी पड़ती है. सिमिलरली दिस ट्रेनिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, एज वेल एज द MBA स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें होती है. तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग बेसिकली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है और इस पर एक लोअर रेम्यूनरेशन भी पे करने का लॉ है.
अकॉर्डिंग टू ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इन्होंने इसके लिए एक रूल भी बनाया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयरिंग हैं और वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग करने के लिए किसी भी फर्म के साथ अटैच होते हैं तो उनको एक मिनिमम रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए, और विच इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड। ठीक है, सो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्लियर हो गया। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, इसको भी लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या फैक्ट ये हैं कि यू नो वेरी वेल, जब किसी कंपनी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने में काफ़ी कॉस्ट लगता है, काफ़ी रिस्क रहता है, तो उस केसेस में वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अडॉप्ट करते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है, इस केस में कंपनी क्या करती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें, महंगी मशीनें हैं, पहले तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्यों अडॉप्ट किया जाता है ये तो समझ लेना ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग कंपनी तब अडॉप्ट करती है जब कोई ऐसी मशीन पे वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है जो मशीन बहुत रिस्की है, कि अगर हम डायरेक्ट उस मशीन पे ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है उनको उनके लाइफ का रिस्क हो, या उनके किसी भी ह्यूमन पार्ट्स में उनका इफेक्ट हो सकता है अगर वो सही से मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे तो। दूसरा, वो मशीन इतनी कॉस्टली है कि अगर छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो मशीन ख़राब हो जाएगी, फिर उस मशीन की रिपेयरिंग का खर्चा देखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इस केस में कंपनी क्या करती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अडॉप्ट करती है। वो क्या करती है कि एक मशीन का डमी मॉडल प्रिपेयर करते हैं, और मशीन के डमी मॉडल में वो मशीन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे दो चीज़ें हों, एक मशीन ख़राब भी ना हो, यानी इतनी नॉलेज दे दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, कि आप मशीन ऐसे ऑपरेट करिए कि मशीन ख़राब भी ना हो, नंबर वन। दूसरा, मशीन से रिस्क भी ना हो, यानी उसको ऑपरेट करते वक्त ऐसा ना हो कि आपको मशीन ऑपरेट करते वक्त किसी भी वर्कर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया, या उसकी लाइफ डेंजर में आ गई, तो उसको इतनी नॉलेज दे दी जाती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में कि वो मशीन को सफिशिएंट ऑपरेट कर सके। तो यही है इंटर्नशिप ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। दोनों के अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और यही आपको एग्ज़ाम में लिखना था, लेकिन आप लोगों ने घूम फिर के पता नहीं कहाँ की बातें लिखी हुई हैं उसमें। ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तभी प्रोवाइड की जाती है जब आप उस कंपनी के वो होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये भी एक डिफरेंस है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग कब दी जाती है, आप उस फर्म के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, बस आप एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में या असिस्टेंट्स के रूप में आप आते हैं और वर्क करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप कहीं के स्टूडेंट हैं। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो 3 मार्क्स में था, तो आप चाहते तो 3 मार्क्स में लिख सकते थे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इंटर्नशिप के फीचर, वेस्टिब्यूल के फीचर्स। और इंटर्नशिप क्या होती है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। बेसिकली ट्रेनिंग के पार्ट में चीज़ें, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत सारे लोगों ने सोचा ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन इज, कंट्रोलिंग इज एन indispensable function of management. Without controlling, the best of the plan can do not work. Means plan do not work means कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें अगर हम प्रॉपरली अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी अच्छा से अच्छा प्लान हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, यू नो वेरी वेल, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। सो कंट्रोलिंग इज एन indispensable function of management and without controlling the best plan do not work। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, इसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या लिखना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्लान, अच्छे से अच्छे प्लान को वेस्ट कर सकता है। ओके, सो इसके इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है, दैट इज इट इज़ जनरली बिलीव दैट द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। यानी कि जनरली बिलीव किया जाता है कि परफॉर्मेंस का मेजर तब करना चाहिए जब टास्क कंप्लीट हो जाए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड द स्टेप्स फॉलोड बाय द सेम इन प्रोसेस। दोनों ही क्वेश्चन लगभग आपको गेस करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि कंट्रोलिंग इज एन
डिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या बता रहा है कंट्रोलिंग का? ये कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस बता रहा है। उसी तरह से सेकंड है कि परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कब करना चाहिए? जब टास्क कंप्लीट हो जाए। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है मैनेजमेंट के किसी फंक्शन का। जैसे प्लानिंग का तो है नहीं, ऑर्गेनाइजिंग का भी नहीं, स्टाफिंग का नहीं है, डायरेक्टिंग का नहीं है। यस, इट इज़ एन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में आपको पता है मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस एक स्टेप होता है। पहला होता है सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो पहले का आंसर हम लोग अभी देख लेते हैं। फर्स्ट है यस, कंट्रोलिंग इज indispensable function of management, and without controlling the best of the plans can go every. Following two points highlight the importance of the controlling function of management in this line. The first is occupational ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कंट्रोलिंग की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। सो कंट्रोलिंग इवेल्युएट पास्ट एक्टिविटी performed and detect deviation if any, suggest corrective action to be taken. Hence controlling guides controlling guides the organization and keeps it on right track so that organization goal must be achieved. मतलब इसमें पहली बात ये बोला है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं कि हमने कितना गोल को अचीव किया है। सेकेंड, judging accuracy of a standard. A good control system helps management judge whether standards set are accurate or not. यानी कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था वो स्टैंडर्ड करेक्ट था कि नहीं था। एन इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम अलाउड्स मैनेजर्स टू सेट स्टैंडर्ड एज पर द चेंजेस टेकिंग इन द प्लेस इन द एनवायरमेंट। देखिए, जब हम प्लान करते हैं, प्लान के बाद ऑर्गेनाइज होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, तो इस पूरे टाइम स्पैन में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो जब भी हमें कंट्रोलिंग करना चाहिए तो वो स्टैंडर्ड्स को जज करके, उसकी एक्यूरेसी को जज करके ही क्या करना चाहिए? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस एस्टैब्लिशिंग एन स्टैंडर्ड अगर सही है तभी आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस भी सही हो पाएगी। और जो सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा था वो था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड। इन दिस स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड द परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और ये स्टेप है आपका कंट्रोलिंग का, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। और स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या था? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। सेकंड क्या था आपका? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड था डेविएशन, यानी comparison of actual performance of the planned performance. So measurement of actual performance is the second step of the controlling process. और ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस मॉडल पेपर में, पहला था कि कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये इंपॉर्टेंस बताता है कंट्रोलिंग का। और दूसरा जो था, इट इज़ जनरली बिलीव दैट द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। ये बताता है आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग जो स्टेप्स है उसका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बताता है, यानी स्टेप्स नंबर 2 दैट इज इन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. So after discussing the question number 23 which are related to the process of controlling as well as the importance of controlling, let's we move to the question number 24. And the question number 24 is, state the development function of the Security Exchange Board of India. Or in other words, we can the other question is, state any 3 market instrument. Market instrument अगर हम मनी मार्केट कहें या कैपिटल मार्केट कहें तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। द क्वेश्चन इज, स्टेट द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. यू नो वेरी वेल, SEBI, which are established on 1988 and possess the and becomes the legal body of the India in 1992. इसके पूरे फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, रेगुलेटरी फंक्शन, सेकेंड, डेवलपमेंट्री फंक्शन, एंड थर्ड कौन सा फंक्शन होता है? रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और बताइए ध्यान से सोच के. चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. सो 3 टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द SEBI परफॉर्म्ड
परफॉर्म्ड बाई एक्टिविटीज़, जिसमें टॉप पे आता है रेगुलेटरी फंक्शन, सेकेंड आता है डेवलपमेंट्री फंक्शन, और थर्ड कौन सा आता है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 3 फंक्शन बताने पड़ेंगे डेवलपमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो डेवलपमेंट्री फंक्शन की अगर हम बात करें, सो यू नो वेरी वेल, डेवलपमेंट्री फंक्शन मतलब जो सेबी को, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज को है, सेकेंडरी मार्केट को है, वो डेवलप करे, आगे बढ़ाए। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन को ध्यान में रखते हैं। पहला है ट्रेनिंग इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट, क्योंकि यू नो वेरी वेल सिक्योरिटी मार्केट में जो भी काम करता है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिना ट्रेनिंग के अगर वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं हम वो अपने जो भी कस्टमर हैं उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पाएगा। एंड सेकेंड इज अ कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च करना, ये सेकेंड फंक्शन है। हमेशा नई नई चीज़ों को, इनोवेटिव चीज़ों को खोजना, ये भी सेबी का एक डेवलपमेंट्री फंक्शन है। एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और ये इंफॉर्मेशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पहुंचाना, ये भी ज़रूरी है। सो द सेकेंड function is conducting research and third is a publishing information to all market participants, यानी मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यू नो वेरी वेल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर्स हैं, तो लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट्री फंक्शन ऑफ द सेबी, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो मीडिएटर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे वर्क कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हो, एज वेल एज रिसर्च करना, ये भी सेबी का एक डेवलपमेंट्री फंक्शन है। और जो इन्फॉर्मेशन, इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, उस इन्फॉर्मेशन तक को लोगों तक पहुंचाना, ये भी सेबी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट डेवलप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ऑप्शनल है इंटरनल चॉइस में, दैट इज इन स्टेट एनी 3 मार्केट इंस्ट्रूमेंट, किसी भी 3 मार्केट इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करिए, नरेट करिए। सो द फर्स्ट, जो सबसे पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज एन ट्रेजरी बिल। व्हाट इज एन ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर। यानी ट्रेजरी बिल क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है, बोरिंग लेने के लिए, और जिसकी मैच्योरिंग पीरियड, यानी जिसका पेमेंट पीरियड 1 साल के बाद का होता है। और ये क्यों इशू करती है, इसमें लिखा है इट इज़ इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इशू नहीं करती, इसे इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। क्यों इशू करता है? टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ताकि जो बिजनेस के जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, वो पूरे हो सकें। ट्रेजरी बिल आर आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये पता है आपको। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू, जो इशू होता है फेस वैल्यू से कम पर, एंड रिडीम्ड होता है पार पर। यानी कि इशू करेंगे 100 का है तो 90 पे इशू करेंगे, और रिडम्पशन करेंगे तो 90 के बदले हम उसको कितना देंगे, 100। एंड दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव वेरी मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, और ये सबसे हाईली लिक्विडेटेड होता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। सेकेंड, अगर हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सेकेंड is an call money, you know very well. It refers to the finance raised by the interbank borrowing, यानी जब दो बैंक आपस में कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से बोरिंग करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। एंड द फंड आर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये फंड बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, यानी 1 से 15 दिन के लिए। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द बोरिंग इज कॉल्ड रेट, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, वो नॉमिनल होता है, और उसको हम लोग कॉल रेट कहते हैं। और ये 1 से 15 दिन के लिए होता है। 1 से 15 दिन भी नहीं आता, 1 से 5 डेज़ के अंदर ही कॉल मनी बोरो की जाती है एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, वो है कॉमर्शियल पेपर। दीज आर द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड। The rate of the interest is lower than the market rate and it is in maturity period of 15 days to 1 year. यानी कॉमर्शियल पेपर
एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स हैं जिसे इशू करती है लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज, यानी जिसकी मार्केट में क्रेडिट अच्छी होती है वो कंपनी इशू करती है। किस लिए इशू करती है? टू रेज शॉर्ट टर्म फंड, ताकि वो मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड रेज कर सके। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किस पे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मार्केट रेट से कम होता है। यानी कॉमर्शियल पेपर एक तरह का शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है जैसे लार्ज कंपनी इशू करती है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इतना पैसा इतने टाइम के बाद रिटर्न कर दूंगा, और इसका भी जो रिटर्न इंटरेस्ट होता है वो भी मार्केट रेट से कम होता है। इट हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year, 15 दिन से 1 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो ये है आपका द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें ये पूछा गया था पहले ये पूछा गया था डेवलपमेंट्री फंक्शन। तो किसका डेवलपमेंट्री? सेबी का, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्री, और एक मैंने आपको कहा है कि आप बताएंगे हमको। और डेवलपमेंट्री में कुछ फंक्शन हमने बताया, पहला था इंटरमीडिएट्स को ट्रेन करना, थर्ड EIPOs डेवलप करना, ये भी कर सकते हो आप लोग, और थर्ड है आपका रिसर्च करना, और जो नेसेसिटी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक कम्युनिकेट करना, कैपिटल मार्केट को नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करना ताकि लोग ईजिली उसको रेगुलेट कर सकें, उस पर वर्क कर सकें, वॉट एवर। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोई भी 3 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा T-bill इशूड बाय द RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड and it is very highly liquid instrument. And second is call money. It is a technique by which banks takes a finance from the another bank to maintain the CRR specified by RBI. It is a very short period of time. And third is a commercial paper. Commercial paper is a short term unsecured promissory notes issued by the large क्रेडिट वर्थी कंपनी, यानी एक तरह का शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है जिसे लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनी मतलब जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है वो कंपनी इस तरह की चीज़ों को इशू करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं, तो उस कन्फ्यूज़न को हमें ध्यान में नहीं रखना है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है। इन एन इंटरव्यू विथ अ लीडिंग न्यूज़ चैनल, एक इंटरव्यू था लीडिंग न्यूज़ चैनल का, मिस्टर राकेश कवत्रा, CEO ऑफ गेट माई जॉब, वो CEO हैं गेट माई जॉब के, उन्होंने सजेस्ट किया दैट द कंपनीज विच वांट मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन देयर ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग द जॉब ईजियर एंड कैंडिडेट फ्रेंडली। यानी कि जो कंपनी ये चाहती है कि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए ताकि जॉब ईजी हो और कैंडिडेट फ्रेंडली बात करें। तो यहाँ आप खुद देख रहे हो कि नाम क्लियर कह रहे हैं, मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ की बात हो रही है? ये स्टाफिंग की बात हो रही है। और स्टाफिंग की कौन से स्टेप की बात हो रही है? ये हो रही है रिक्रूटमेंट की, क्योंकि रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी इंड्यूस द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब। यानी रिक्रूटमेंट एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को या फिर पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि यू विल अप्लाई फॉर अ जॉब, यू विल अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ओके। और उसमें क्वेश्चन क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट 2 स्टेप विच फॉलो द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको उस 2 स्टेप को एक्सप्लेन करना है जो स्टेप के बाद आएगा। यानी पहला तो ये हो गया रिक्रूटमेंट, क्लियर हो गया, क्योंकि रिक्रूटमेंट में आएगा। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। तो पहला जब हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, या कह सकते हो जिसको हम लोग बोलते थे पहले हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि हमें कितने वर्कफोर्स या वर्कलोड के एनालिसिस हैं। यानी सबसे पहला हमारा क्या होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग का सबसे पहला पार्ट होता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की ज़रूरत है। उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को इंड्यूस करते हैं कि दे विल अप्लाई फॉर देयर जॉब,
वो अपने जॉब के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है उनका स्टेप होता है सिलेक्शन। और सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग। और सिलेक्शन के बाद आता है नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या आता है, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो इसके बाद के जो 2 स्टेप्स हैं, पहला है सिलेक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ द कैंडिडेट डेवलप एट द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। इन रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करते हैं, अप्लाई करवाने के लिए इंड्यूस करते हैं। फिर सिलेक्शन में क्या करते हैं, एक सिलेक्शन टेक्निक होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें हम रिक्रूटमेंट में आए हुए जितने भी कैंडिडेट है उसमें से जो करेक्ट कैंडिडेट है या बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करते हैं। इट इंक्रीज द मोरल ऑफ द सेलेक्टेड एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके मोरल इंक्रीज होता है और उनको लगता है कि उनको जो जॉब मिली है वो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके मिली है, ताकि बाकी लोगों के मन में भी आता है कि यार मेरे साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये क्या है, प्लेसमेंट का मतलब होता है पुटिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द जॉब। प्लेसमेंट मीन्स जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको उनके जॉब को पे रखना। क्योंकि देखो, जॉब क्वालिफाई करना, फिर जॉब के लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, फिर जॉब को ज्वाइन करना, सब में बहुत अंतर है। जब आप जॉब ज्वाइन करने जाओगे तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को ज्वाइन करने के लिए पहले आपको रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन में टेस्ट पास करना पड़ता है, या जो भी सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस तय किया गया है उसको पास करने के बाद आपका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप जिस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए आपको वो जॉब में देना। यानी इन सिंपल वर्ड इट मीन्स द पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। उन्हें उस जॉब के लिए रखना जिसके लिए वो सेलेक्ट हुए हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचिंग दैट कैंडिडेट विद द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यानी कि प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उनको उनके जॉब के साथ मैच करना। सिंपल सी बात, प्लेसमेंट, प्लेस के साथ उनको मेंट कर देना। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन, रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय एंड फैमिलराइजिंग देम विद द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड फैमिलराइजिंग देम विद द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द कंपनी, जैसे हिज जॉब, अदर्स जॉब, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, पॉलिसी, रूल्स एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो ये आपको पता ही है कि जब हम कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जॉब किया और उस जॉब के जॉब के नेचर ही हमें नहीं पता, या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का वर्क एटीट्यूड क्या है, वर्क कल्चर क्या है, एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ का क्या तरीका है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। सो सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं अपना स्टाफिंग प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसमें वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस होता है। उसके बाद जो आपके में दिया हुआ है इस केस स्टडी में, दैट इज़ इन रिक्रूटमेंट, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा या कंपनीज़ क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करा सके, उसके लिए रिक्रूटमेंट कराते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों तक बातें कम्युनिकेट करना और उनको आप उस जॉब की फैसिलिटी बताना, पॉजिटिविटी बताना, ताकि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक, उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में हम लोग जो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल आते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। वर इज़ अ सिलेक्शन में क्या करते हैं, जो कैंडिडेट रिक्रूटमेंट में आए हैं लेकिन वो उस जॉब के लिए फिट नहीं है, सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू उनको उस जॉब के लिए अनफिट डिक्लेयर करना, और वही उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट करना जो उस जॉब के लिए फ़िट हैं, जो उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, मेंटल एबिलिटी रखते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको पता है। सिलेक्शन टेस्ट में हम लोग पहले हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, बैकग्राउंड रेफरेंसेस होता है, फिर उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। और उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, लोगों को जॉब देना। और फिर ओरिएंटेशन का मतलब होता है, जो आपको पता है जब कोई नया जॉब में आता है तो उसको अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ फैमिलराइज करना, बताना कि आप
कि आपको कौन सी जॉब दी गई है और आपका जॉब का नेचर क्या है, आपको इस जॉब को करने के लिए कैसे एटीट्यूड रखना होगा, आपकी पॉलिसी क्या होगी, रूल्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सैम्पल पेपर के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए और मुझे लगता है कि हम लोगों को सैम्पल पेपर में दिए गए सारे क्वेश्चन के जो बैकग्राउंड्स हैं वो अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देख रहे होंगे कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड all the questions very easily, and I request to all the students kindly solve maximum sample paper given in your side book. Okay, so thank you, thanks a lot, and take care.